यूक्रेन ने एक बार फिर रूस के 4 बड़े इलाकों पर ड्रोन से हमला कर दिया। ये हमले मॉस्को पर भी हुए। दावा है कि कीव ने रूस के लिए विस्फोटक बनाने वाला प्लांट पर भी हमला किया। रूस पर हुए हमले में 6 लोगों की जान गई है। दावा यह भी है कि यूक्रेन के हमले में ब्रिटेन के ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, जिस पर पुतिन भड़क हो गए। उधर रूस ने महज एक हफ्ते में यूक्रेन पर 60 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, 1500 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए हैं। रूस यूक्रेन जंग में आगे क्या होने वाला है? अभी जंग की क्या स्थिति है? अभी तक की जंग में कौन आगे है? क्या पुतिन के पास आगे की जंग का कोई प्लान है? ज़ेलेंस्की की ताकत कम हुई है या ज्यादा? ज़ेलेंस्की की सेना यूक्रेन की सीमा के पार मॉस्को से आगे ड्रोन से धमाका कर रही है। क्रेमलिन के योद्धा मिसाइलों से यूक्रेन के अलग अलग शहरों को जला रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 40 दिनों में यूक्रेन ने रूस के अंदर 100 से ज्यादा टारगेट को हिट किया। खुद रूस ने कहा कि अगस्त के शुरुआती हफ्ते में उसने कीव के 1000 से ज्यादा ड्रोन इंटरसेप्ट किए, जबकि महज एक हफ्ते के अंदर रूस ने 60 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, 1500 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए और इतने ही गाइडेड एरियल बॉम्ब यूक्रेन पर दागे। तो सवाल यह है कि जंग कौन जीत रहा है? एक्सपर्ट्स की माने तो इस जंग को अभी तक कोई नहीं जीत पाया है। ना ही रूस को निर्णायक जीत हासिल हुई, ना ही यूक्रेन इस युद्ध के दायरे से खुद को बचा पा रहा है। एक तरफ रूस की मिसाइलें और ड्रोन यूक्रेनी शहरों को तबाह कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को के इलाके तक पहुंचकर रूसी तेल रिफाइनरियों और लॉजिस्टिक्स को निशाना बना रहे हैं। जमीन पर फ्रंट लाइन लगभग ठप पड़ी है, जहां दोनों तरफ नुकसान बढ़ रहा है, लेकिन कोई भी पक्ष पूरी तरह हावी नहीं हो पा रहा है। यूक्रेन के 20% इलाकों पर अभी रूस का कब्जा है, लेकिन मॉस्को की फौज इसके आगे नहीं बढ़ पा रही है। संख्या के हिसाब से रूस फायदे में है, लेकिन उसका नुकसान बहुत बड़ा है। यूक्रेन बचाव में काफी मजबूत दिख रहा है। नई ड्रोन तकनीक से रूस के अंदर तक नुकसान पहुंचा रहा है और कुछ जगहों पर उसने रूस से अपना इलाका भी छीन लिया है। और इस तरह यह जंग दोनों तरफ से घिसने और पिसने वाली बन गई है। यह तस्वीर रूस के अंदर की है, मॉस्को के आसपास की है। यूक्रेन बार बार रूस के सबसे बड़े रिटेल चेन वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस को निशाना बना रहा है। 2 दिन पहले यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन हमले के बाद कोलेडिनो में रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्ड बेरीज के विशाल वेयरहाउस से काला धुआं उठता दिखा। इस हमले में एक शख्स की मौत भी हो गई। रूस ने दावा किया कि उसने 800 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है, लेकिन कीव के हमले के बाद वाइल्ड बेरीज के गोडाउन में आग लग गई। अब सवाल है कि यूक्रेन बार बार रूस की इस बड़ी कंपनी को क्यों निशाना बना रहा है? कीव का आरोप है कि यह कंपनी रूस की सेना को सैन्य सप्लाई में मदद देती है। यूक्रेन ने 18 जुलाई से वाइल्ड बेरीज के गोदामों को निशाना बनाना शुरू किया। कीव अब तक इस कंपनी के 22 गोडाउन्स पर हमला कर चुका है। कई गोदामों पर तो एक से ज्यादा बार हमले किए गए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने कंपनी के 10 सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स सेंटर में से 7 को टारगेट कर बंद कर दिया। उधर रूस ने 18-19 अगस्त की रात यूक्रेन पर इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइलें और 65 ड्रोन से हमला कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 50 से ज्यादा रूस के ड्रोन इंटरसेप्ट किए, लेकिन
इसके बावजूद रूस ने यूक्रेन में कम से कम 10 जगह हमले किए। ज़पोरिज़िया में हुए हमले में यूक्रेन की एक इमारत तबाह हो गई और एक शख्स की मौत हो गई। खार्किव में तो रूस की मिसाइलों ने भयानक तबाही मचाई है। 2 बैंडरोल मिसाइलें महज 1 मिनट के अंदर गिरी। यूक्रेन ने दावा किया कि यह हमला सुबह उस वक्त हुआ जब दुकानें, कैफे और पोस्ट में लोग मौजूद थे। इस हमले में खार्किव में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग इंजर्ड हो गए। हमले के बाद सड़कों पर जलती कारें, मलबे में दबे शव और परिजनों के चीखने चिल्लाने की तस्वीरें सामने आईं। Звичайно, он попросила, щоб мені ж невдобно. Чую, свистить, летить. Ну, ми вибігаємо за двір сюди бігти, а воно летить, пиль, дим, крики, ну що, і все, і слідом друга. Перший удар був зафіксований о 8:30 ранку, 18 серпня 26 року. Другий удар хвилини не пройшло, зразу повторний удар. लेकिन जिस तरह से यूक्रेन रूस पर पलटवार कर रहा है और उसके गोदामों को निशाना बना रहा है, नुकसान की तस्वीरें मॉस्को से भी सामने आ रही हैं। लेकिन इस हमले की असली अहमियत सिर्फ एक गोदाम में लगी आग नहीं है। यह बताता है कि यूक्रेन अब रूस के खिलाफ किस तरह की जंग लड़ रहा है। यूक्रेन के पास रूस जितनी मिसाइलें, लड़ाकू विमान या सैनिक नहीं है। इसीलिए कीव ने अपनी सबसे बड़ी ताकत को लंबी दूरी के ड्रोन में बदल दिया है। यानी रूस की ताकत है बड़ी सेना, बड़ी मिसाइल क्षमता और लगातार हमला करने की ताकत, जबकि यूक्रेन की कोशिश है कम लागत वाले ड्रोन से रूस की गहराई में मौजूद ऐसे ठिकानों को निशाना बनाना जिनसे रूसी युद्ध मशीन चलती है। यूक्रेन रूस की रिफाइनरी, तेल डिपो, सैन्य उत्पादन केंद्र, लॉजिस्टिक्स हब और अब बड़े वेयरहाउस नेटवर्क को नुकसान पहुंचा रहा है। कीव का मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं है, मकसद है रूस को अपनी एयर डिफेंस लाइन को हजारों किलोमीटर में फैलाने के लिए मजबूर करना। क्योंकि अगर रूस को मॉस्को बचाना है, सेंट पीटर्सबर्ग बचाना है, तेल के प्लांट बचाने हैं, सैन्य कारखाने बचाने हैं, तो उसे हर जगह एयर डिफेंस लगानी होगी और यही यूक्रेन की रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा है। Захищають все те, по чому вони б'ють нас, розуміючи, що ми будемо дзеркально відповідати. Дзеркально, іноді асиметрично, але тим не менш це є. Для того, щоб зробити таке поле сильне захисту, такий щит, їм, виходить, треба було з усіх кінців великої території, у них вона найбільша. दूसरी तरफ रूस की रणनीति इससे बिल्कुल अलग है। मॉस्को जानता है कि यूक्रेन को सबसे ज्यादा जरूरत एयर डिफेंस की है। इसीलिए रूस लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का ऐसा मिक्स कर इस्तेमाल कर रहा है जिससे यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़े। यानी एक तरफ रूस यूक्रेन की ऊर्जा और औद्योगिक क्षमता को कमजोर करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन रूस की तेल, लॉजिस्टिक्स और सैन्य सप्लाई चेन को काटने की कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से आने वाले दिनों की जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाएगी। जंग का एक बड़ा हिस्सा अब रूस के अंदर और यूक्रेन के शहरों के ऊपर आसमान में लड़ा जाएगा, क्योंकि जमीन पर रूस की बढ़त बहुत धीमी हो गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि रूस कमजोर पड़ गया है। रूस अभी भी बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों को युद्ध में झोंक सकता है। और मॉस्को की सबसे बड़ी रणनीतिक बढ़त यही है कि वो लंबे युद्ध को झेलने की ताकत के भरोसे आगे बढ़ रहा है। लेकिन समस्या ये है कि जमीन पर हर किलोमीटर की बढ़त के लिए रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और यूक्रेन ने इसी कमजोरी को पकड़ने की कोशिश की है। इस साल यूक्रेन ने दक्षिण पूर्वी मोर्चे के कुछ हिस्सों में जमीन वापस लेने का दावा किया है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक इस साल करीब 745 वर्ग किलोमीटर इलाका वापस लिया गया है और 26 इलाके फिर से यूक्रेन के कंट्रोल में आ गए हैं। इन दावों की पुष्टि मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि यूक्रेन सिर्फ बचाव की मुद्रा में नहीं है। यानी ज़ेलेंस्की की ताकत खत्म नहीं हुई है,
बल्कि उसकी ताकत का स्वरूप बदल गया है। पहले यूक्रेन की सबसे बड़ी चिंता थी कि वो रूसी सेना को अपनी सीमा के अंदर रोक पाए। अब यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि रूस को उसकी अपनी सीमा के अंदर भी सुरक्षित महसूस न होने दिया जाए, और यही बदलाव इस युद्ध को एक नए चरण में ले जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पुतिन इस दबाव के सामने रुकेंगे या फिर रूस हमलों को और बढ़ाएगा? मौजूदा संकेतों को देखें तो रूस का दबाव कम होने के बजाय यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था पर और बढ़ रहा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस सर्दियों से पहले ऊर्जा ढांचे को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है, और यूक्रेन के दावों की तरह रूस ने यूक्रेन पर अचानक से हमले तेज कर दिए हैं और उसके इलाके में अब नागरिक सुविधाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। अगर ये स्ट्रैटेजी सफल होती है तो आने वाली सर्दी यूक्रेन के लिए सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि मानवीय चुनौती भी बन सकती है। बिजली, हीटिंग, पानी और उद्योग, इनमें से किसी एक पर लंबा दबाव भी यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर भारी असर डाल सकता है। Відних ударів, тобто там ми проходимо, вони її посилюють, але ми проходимо. Москва – це складне питання. Питання ж не тільки просто, що це символічна столиця. Ми ж відповідаємо на їх удари. Але скільки б у тебе не було ППО, в будь-якому випадку लेकिन यूक्रेन के पास भी जवाब है। रूस जितना ऊर्जा और शहरों पर दबाव बढ़ाएगा, यूक्रेन उतना ही रूस की सैन्य और आर्थिक नसों पर हमला करने की कोशिश करेगा। यानी ये अब सिर्फ टैंक बनाम टैंक की जंग नहीं है, ये है ड्रोन बनाम एयर डिफेंस, मिसाइल बनाम इंटरसेप्टर, रिफाइनरी बनाम सप्लाई चेन, और सबसे बढ़कर अर्थव्यवस्था बनाम अर्थव्यवस्था की जंग। इसीलिए सबसे मुश्किल सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा हमला कर रहा है, सवाल यह है कि किस देश की युद्ध क्षमता पहले टूटेगी। रूस के सामने चुनौती है लंबे युद्ध की लागत, सैनिकों और उपकरणों का नुकसान और अपने विशाल इलाके को ड्रोन हमलों से बचाने की मुश्किल। यूक्रेन के सामने चुनौती और अलग है, उसे लगातार पश्चिमी हथियारों और एयर डिफेंस की जरूरत है, खासकर बैलिस्टिक मिसाइलों से बचने के लिए इंटरसेप्टर की कमी यूक्रेन की बड़ी कमजोरी बनी हुई है। और यहीं से इस युद्ध का अगला बड़ा मोर्चा निकलता है, अमेरिका और यूरोप, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों जानते हैं कि युद्ध के मैदान में जितनी लड़ाई हो रही है उतनी ही लड़ाई सप्लाई और समर्थन के मोर्चे पर भी हो रही है। यूक्रेन को अगर ज्यादा एयर डिफेंस, लंबी दूरी के हथियार और ड्रोन मिलते हैं तो वो रूस के अंदर ज्यादा दूर तक हमला कर सकता है, और अगर रूस को ज्यादा समय और संसाधन मिलते हैं तो मॉस्को यूक्रेन के शहरों और ऊर्जा ढांचे पर दबाव बढ़ा सकता है। और इसी वजह से युद्ध का एक और मोर्चा है बातचीत, क्योंकि सैन्य मोर्चे पर निर्णायक जीत नहीं मिल रही और दोनों पक्षों की कीमत लगातार बढ़ रही है। लेकिन बातचीत में भी सबसे बड़ी समस्या वही है, जमीन किसकी होगी, सुरक्षा की गारंटी कौन देगा, और युद्ध रुकने के बाद यूक्रेन को भविष्य में रूस के खिलाफ कितनी सैन्य ताकत रखने की परमिशन होगी। यही वो सवाल हैं जिन पर रूस और यूक्रेन के बीच दूरी बनी हुई है। हाल ही में रूस ने ब्लैक सी में सीज फायर जैसी सीमित व्यवस्था के विचार को भी खारिज किया है, जिससे संकेत मिलता है कि मॉस्को अभी छोटे छोटे समझौतों से ज्यादा व्यापक शर्तों पर जोर दे रहा है। इसीलिए आने वाले दिनों में अगर मॉस्को के आसपास फिर ड्रोन दिखाई दें या यूक्रेन के शहरों में फिर मिसाइलें गिरे तो इसे अलग अलग हमलों की तरह मत देखिए। ये उसी लंबी रणनीतिक लड़ाई के हिस्से हैं जिसमें पुतिन यूक्रेन को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं और ज़ेलेंस्की रूस को इतना महंगा युद्ध देने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार मॉस्को को भी बातचीत की मेज पर गंभीर समझौते के लिए मजबूर होना पड़े। फिलहाल दोनों में से किसी की ये रणनीति पूरी तरह सफल होती दिखाई नहीं दे रही है।